मैं सड़क पे निकलूँ, कहे दुकान जी नमस्कार, कोई कहे सामान जी नमस्कार। अच्छा। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे चर्चित हो प्रयागराज गया। संगम की नगरी, जहाँ पे गंगा जमुना का सम्मेलन हुआ है, लेकिन उसी प्रयागराज में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मशहूर कलाकार जो मुस्टैच नर्तक यानी मूछ के नर्तक हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी, जी। क्योंकि मेरा नाम फेमस है दुकान जी के नाम से। जी। जैसे आपका घर में बबलू डब्लू नाम होता है, जी। जी। तो लेकिन यहाँ की मीडिया ने हमको दुकान पूरे जी। दुनिया में पहले दुकान जी, मकान जी, सामान जी अच्छा। करते करते वो आज एक ऐसे लेवल पे हो गया कि राजेंद्र कुमार तिवारी लोग कम जानते हैं, दुकान जी के नाम से। ज़्यादा चाहे जानते वो सड़क का ट्राली चलाने वाला हो, जी। चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, जी। चाहे वो भीख मांगने वाला हो, जी। ये भी हम कहेंगे। अच्छा। तो हम बड़ा सौभाग्य अपने को समझते हैं, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते कलाकार एक ऐसा होता है कि जो जो भी आदमी है, जी। जो भी समाज है, उसको अपने कला के माध्यम से बहुत चीज़ देता भी है। और उनके गमों को दूर करने के लिए ही कलाकार अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, उनके अंदर जो आज की तनाव भरी ज़िंदगी है, जी। जिसमें हर चीज़ होने के बावजूद भी आज लोग तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके तनाव को मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्यवर्धक एक संगीत और एक कलाकार ही है, जो दिन भर में लोगों को हंसाता है। हंसाता है। लेकिन कलाकार के अंदर ऐसे ऐसे दर्द भरे हुए हैं जी। कि वो लोगों की तनाव को तो दूर कर देता है, जी। लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ है वो दूर करने में, लोगों को समझने में बड़ा टाइम लगता टाइम है। लगता है। उसी की एक मिसाल आपके सामने इस प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। का स्थान माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। निराला जी के, उसी निराला नगरी का मैं भी, लोगों ने निराला लोग हमको कहने लगे, तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना उठी कि जब हमको निराला की तरह लोग कहने लगे कि ये भी निराला की तरह है, तो हमारे अंदर लगा कि कुछ है। जी। तब मैं अपने इस माध्यम से उठने लगा, और आपको चैनल के माध्यम से भी बताऊं, आपको अगर थोड़ी सी कहानी भी देना चाहूं तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर दे जरूर सकता हूं? जरूर। मेरे पिताजी आर्मी में थे, जी। हमारी माताजी, और अब वो लोग नहीं रहे, मगर मैं भाई के साथ रहता हूँ। भाई हमारे जेई हैं, भाभी हमारी डॉक्टर हैं। अच्छा, छोटे हैं लेकिन लोग? हाँ, नहीं, बड़े हैं बड़े हैं हमसे, आपसे? वो लोग बड़े हैं, लेकिन सब रिटायर हो चुके हैं। मैं उनके साथ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और आज मैं जो ये मूछ नृत्य है, जी। ये कैसे हमें मिला, जी। इसकी एक थोड़ी सी कहानी है। जी। प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ लगता है, जी। अर्ध कुंभ लगता है, माघ मेला लगता है। माघ मेला हर साल लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, जी। 12 साल में महाकुंभ लगता है। लेकिन इस कुंभ में एक ऐसा कुंभ होता है जिसमें दुनिया भर के ऐसे ऐसे ऋषि मुनि साधु संत आते हैं, जी। जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया इस दुनिया भर। प्रयाग की धरती पर आ जाती है, जी। क्योंकि ये राजा का दरबार है। सभी तीर्थों के जो राजा हैं, जी। तीर्थराज प्रयागराज वो है। तो जी। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कमी तो नहीं रहती है, जी। लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियाँ लोगों के बीच में आती हैं, तो वो यहाँ पर गंगा मैया पूरा करती हैं। जी। मैं माघ मेला और कुंभ मेला के दौरान मेरी मुलाकात एक अवघड़ से हो गई, अवघड़ से? और अवघड़ से हो गई, और मैं मैं उस क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में टहल रहा था। तो मेरा घर का नाम पहले गोपाल था। जी। तो किसी संत ने हमको देखा और वहीं से चिल्ला के बोलता, ए गोपाल इधर आ। तो हमने कहा ये कैसे जान गया गोपाल नाम? अच्छा। जब मैं उसके पास पहुंचा, हम कहा जी गुरु जी। कहें तेरा नाम गोपाल है ना? हम कहा हाँ। कहे तेरे बाप का नाम नंद कुमार तिवारी है ना? हम कहा हाँ। कहे तेरे माता का नाम सुंदर देवी तिवारी है ना? हम कहा हाँ। हमको तो एक हमारे अंदर ऐसी आई कि ये ये क्या कैसे है, है? ये कैसे है? तेरे भाई का नाम पुत्तन है, जबकि उनका नाम विनोद चंद तिवारी है, अच्छा। मगर लोग उनको पुत्तन कहते रहे। तो हमने कहा हाँ। तो एक हम उनके अंदर एक, चाहे वो सम्मोहित हो या कुछ भी हो, हम उनके साथ हुए।
और फिर वो एकदम सिंपल टाइप के अवघड़-नुमा थे। तो मैं रोज़ जब जाता तो आधी 1 घंटा उनके पास में बैठता था। तो बहुत सी चीज़ें हमको मिलने लगी वहाँ सीखने को पर, मिलता क्योंकि पढ़ने लिख हर माँ बाप ये चाहता है कि लड़का पढ़ लिख के नौकरी करे, है। जी। लेकिन मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं करता रहा। जबकि हमारी माँ ने बहुत मेहनत किया, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक स्कूल के गेट पे बैठी रहती थी, और जब स्कूल छूटता था तो लेके आती थी। तो वो भी लड़का पढ़ नहीं पाया, हो सकता है कुछ भी। उसी में अवघड़ जी ने जब माघ मेला या कुंभ मेला था उस जब ख़त्म होने लगा, जी। उन्होंने कहा मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम भाई अब यहाँ का हमारा कल्पवास पूरा हो गया, तू भी चलेगा? तो हमने कहा हाँ गुरुजी चलेंगे। कहे तेरे घर वाले तो जाने नहीं देंगे। हम कहा घर वाले क्या है, ऐसे लोग बिगड़ते रहते हैं, पागल कहते हैं कि कुछ काम ना धाम नहीं करना है। तो उसी बीच मैं उनके साथ चला गया, और मैं चला गया अवघड़ जी के साथ में। उन्हीं के साथ चला गया। और कहानी तो उस अवघड़ के रास्ते से लेके अंत तक में बहुत है, जी। लेकिन पूरी तो हम बताने में हम बता भी सकते हैं, हाँ। लेकिन अब चैनल है उतना तो ले नहीं पाएगा। जी। मैं उसके साथ चला गया, 2 महीना 17 या 18 दिन मैं उसके साथ हिमालय पे रहा। हिमालय पे भी रहे आप? हिमालय पे उसके साथ मैं हिमालय पे था, और हिमालय पे रहने पे 2 महीना 17 दिन में नाश्ता कहाँ से आता था, खाना कहाँ से आता था, ये मैंने बहुत कोशिश की, मगर मुझको पता नहीं चला। और वहाँ पर कुल मिला के 20 से 22 संत थे जो धूनी रमाए हुए थे। अच्छा। और 2 महीना 17 दिन जो जहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ संतों से तो बात हो जी सकती जी है। जी। लेकिन 20-22 संत रहने के साथ साथ मुझसे सिर्फ 1 या 2 संतों से थोड़ी सी बात हो पाई, क्योंकि वो हमेशा धूनी रमाए रहते थे। और जिस अवघड़ के साथ मैं गया था, 2 महीना 17 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने हमको इस तरह से अचानक कह दिया, जैसे उसने जो शब्द कहा था वही शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। जी। उसने कहा भाग जा यहाँ से, अब तेरा काम हो गया है। अच्छा। और मेरे एकदम हक्के बक्के रह गए कि हम क्या, ओके। भाग यहाँ से, सीधे भाग यहाँ से। हम कहा गुरुजी जाएंगे कहाँ, हमें क्या मालूम रास्ता उस्ता, कारण बस सीधे यहाँ से भाग जा। और उस डर के कारण मैं चलने लगा। हमने कहा गुरुजी मुझको रास्ता भी नहीं मालूम, जंगल है पहाड़ है। कारण भाग जा, तेरे को पूरा जंगल और पहाड़ सब रास्ता दिखा देगा। और मैं वहाँ से जब चला, कम से कम 50 फीट होगा या कदम होगा, जब आगे बढ़ा तो फिर एक बार बोला इधर आ। जैसे वो बोल रहे वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जी। इधर आ। जब मैं उनके पास आया, कहें जा तो रहा है, लेकिन ये जो तेरी मूछें हल्की निकल रही हैं इसको कभी कटाना मत। अच्छा। तो आज जो मैं मूछ नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है शायद उन्हीं का ये आशीर्वाद रहा आशीर्वाद हो। रहा। फिर आशीर्वाद के रूप में जब मैं इस कला में माहिर होने लगा, जी। तो कुछ पैसे भी आने लगे थे, अच्छा। और फिर कुछ चैनल वाले भी हमको लेके उस हिमालय तक जाते थे। तो जोशी मठ के कुछ दूर पहुंचने के बाद मेरा मति भ्रमित हो जाता था, अच्छा। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। एक मन होता है ना कि शायद उसी का आशीर्वाद से मैं इतना बढ़ा हूँ, उसने कहा था वो शब्द। लेकिन मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मेरी मति भ्रमित हो जाती है। एक बार मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो पैसा मिला है उसके माध्यम से अकेले जाने की भी कोशिश किया, मगर वो जोशी मठ के पार करने के बाद मेरी मति भ्रमित हो जाती है। आज तक मैं उनसे नहीं मिल पाया। बस दिमाग में एक ये है कि शायद उन्हीं का आशीर्वाद रहा हो। और फिर मैं वहाँ से चल दिया। फिर कभी उस उनसे जो बाबा जी से मुलाकात हुई या नहीं हुई? वही चीज़ बात मैं कि 2-3 प्रेस वालों ने को बताने पे वो लोग अपने खर्चे से ले गए, मगर वहाँ पहुँचने पे मेरी मति भ्रमित हो जाती फिर है। कभी और मुलाकात? उसके बाद आज इतनी 56-57 बरस की उम्र हो गई है, आज तक मुलाकात नहीं हो पाई हो। तो हो सकता है क्योंकि हमारा सनातन धर्म भारतीय संस्कृति इन्हीं संत महात्माओं के कुछ के जरिए भले प्रकृति में बदलाव आ रहा है, मगर उन्हीं के उसके जरिए ये टिकी हुई है। जी। तो बस उसी तरह मैं धीरे धीरे मूछें जब मेरी निकलने लगी, मैं खिलवाड़ करने लगा, कभी फूल लगाता कभी कुछ लगाता, तो सामने वाले हंसते थे। अच्छा। एक बार दिवाली में लाइट चली गई, तो घर में मोमबत्तियाँ छोटी जलती हैं ना, अच्छा। अच्छा। उसी को मैंने फंसा लिया। अच्छा। उससे मेरी मूछें भी कुछ जल गई, रेख भी जल गई कुछ। अच्छा। ऐसे करते कर मगर सामने वाले को हंसी है। तो हंसी मेरा एक आदत थी कि लोगों को सिर्फ हंसाना। हंसाना।
आज की तनाव भरी ज़िंदगी में लोग हंसते नहीं हैं, लेकिन मेरा मन बस ये होता है कि लोग हमें देख के अगर हंसते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 मिनट वो हंसा, क्योंकि हर जगह हर सहूलियत होने के बावजूद भी लोग तनाव से इस समय ग्रसित हैं। और फिर मैं धीरे धीरे इसको माहिर मूछ नृत्य के उस पे होने लगा। तो जब मैंने मोमबत्ती लगाना शुरू किया तो मेरी मोमबत्ती जब नाचे तो जब एक नचाना चाहूँ तो ये भी हिलने लगे। अच्छा। तो हमने सोचा शायद दिमाग में कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी सभी हिलती है। हम चाहते हैं कि एक मोमबत्ती अलग हिले, अच्छा। दूसरी अलग हिले, अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो हमने सोचा शायद दांत प्रॉब्लम करता हो। हाँ। तो दांत नहीं है आपके? हमारे दांत नहीं है। अच्छा, मेरे दांत निकलवा दिया आपने? पूरे दांत पूरे अभी इसमें है कुल मिला के 7 दांत हैं। अच्छा। और मैंने डॉक्टर से कह के हमने कहा कि हमारा दांत उखाड़िए। अच्छा। उन्होंने कहा हम दांत नहीं उखाड़ेंगे क्योंकि अभी आप छोटे हो और कच्चे दांत हैं। तो हमने कहा यह तो आपको मार देंगे, हम खुद मर जाएंगे। अच्छा। हमको अपनी कला में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने एक एक महीना करके हमारे चौघड़ा निकालना शुरू किया। पूरे दांत? तो जैसे होता है कि कोई आदमी कोई काम करता है, अगर उसमें ये पेंच नहीं लग रहा तो वो पेंच लगाता, वो पेंच नहीं लगता तो वो पेंच लगाता। तो यही मेरे मन में था कि शायद दांत ही हमारे लिए अड़ंगा करती अड़ंगा हो। कर रहा हूँ। और फिर नगर निगम की जो गाड़ी होती है जहाँ पर गंदगी पड़ी रहती रही, जी। जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो नाक दबा लेते हैं। जी। तो मैं रोज़ 1 घंटा 2 घंटा वो नगर निगम की जहाँ गंदगी पड़ी रहती रही वहाँ सांस को कंट्रोलिंग करने के लिए जाता था, सांस रोक के। सांस रोक करके? मैंने उस सांस रोकने का कंट्रोलिंग उस नगर निगम के कूड़े जहाँ पड़े रहते थे वहाँ से वो किया। अच्छा। तो सांस की कंट्रोलिंग और वो दांत न होने के वे मसल्स में हमने कंट्रोलिंग प्राप्त किया। प्राप्त किया। और आज उस मसल्स के कंट्रोलिंग से मैंने ये मूछ नृत्य किया। तो जैसे इसका नाम मैंने रख दिया, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, जी। तो मैंने इसको एक नया नाम दिया है मूछ नृत्य, अच्छा। जो शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बना हाँ। म्यूजिक के लय ताल पे अपने मसल्स के द्वारा सांस को कंट्रोलिंग करके ये नृत्य करते हैं। ये कुल मिला के 10 से 12 मिनट तक का होता है। ऐसा बताया जाता है कि आप अपने मूछ का प्रत्येक मूछ जो है कि आप हिला सकते हैं, ऐसा? प्रत्येक मोच को तो प्रत्येक को ही हिला नहीं सकता है, जी। है? लेकिन मसल्स के ऊपर, एक मसल्स के ऊपर कितने बाल हैं। जी। अगर हमारी ये मोमबत्तियाँ लगी हैं, जी। अगर ये एक मोमबत्ती हम अब देखिए सब हिल रहा है ना, जी। लेकिन उसमें एक मसल्स के ऊपर कितने बाल हैं उसको अगर पकड़ के मैं मोमबत्ती वहाँ लगाता हूँ जी। तो लय ताल पे वो अलग नाचेगी, वो अलग लय ताल के अलग धुन। अलग सब अलग अलग हाँ, नाचती जो आप अभी हम आपको दिखाएंगे। है। जी। और हमारे तो सभी चैनल यूट्यूब सब में पड़े हुए हैं, जी। उसके माध्यम से आप देखेंगे। लेकिन मैं आपको तो इसी करते करते मैं मूछ नृत्य के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया। और लोगों का सबसे बड़ा सरकारी सहयोग, कोई सहयोग हमें उस तरह से नहीं मिला। आज इतनी दुनिया की जो ऊंचाई पे, उस समय ज़्यादातर प्रिंट मीडिया थी, जी। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई। आज इतनी ऊंचाई तक हमको पूरे श्रेय हम मीडिया को देते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्यक्रम सुरभि आता था दूरदर्शन सुरभि, का। हाँ। उन्होंने हमारा दिखा के लोगों के बीच में कि ऐसा भी कलाकार दारागंज में है। जी। बस उसी तरह धीरे धीरे फिर मद्रास के दूरदर्शन ने हमारे कार्यक्रम को दिखाया। ऐसे करके मैंने इस कार्यक्रम करके इस मूछ नृत्य में महारत हासिल की। और शुरू से एक आदत थी मुझको कुछ चीज़ें इकट्ठा करने की। अच्छा। और आप उस चीज़ों को इकट्ठा करके मैं एक कुलास संग्रहालय भी बनाया। अच्छा। 12x8 के कमरे में नीचे संग्रहालय बनाया। बनाया हाँ, आपने? और जिस जगह आप बैठे हैं वो मकान खाली है। जी। और उसके कमरे में, किराए के कमरे में, अखाड़ों के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का ये मकान है। अच्छा। अच्छा। और उन्होंने के किराए के ही मकान में नीचे कमरे में मैंने संग्रहालय बनाया, जिसको 89 से मैंने शुरू किया। 89 से? 89 से, जिसको देखने के लिए 122 कंट्री के लोग, 62 डॉक्यूमेंट्री। और जो माघ मेला शहर में आते थे लोग उस देखने आते थे, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे छोटी गीता थी, अच्छा। दुनिया की सबसे छोटी कुरान थी, हाँ। कितने प्रकार के क्वाइंस थे। अच्छा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा तीर्थ स्थान का जल ना हो जो शीशी में रखा ना हो। अच्छा। उस सब में यहाँ पर कितने प्रकार के डाक टिकट जो
कॉपी में इतने पहले बने थे, हाँ। 4-4 कॉपी उसकी थी। कम से कम 8 से 9 हज़ार देश विदेश की माचिसें थीं, अच्छा 7 से 8 हज़ार सिगरेट के पैकेट थे। सब जो भी चीज़, पुरानी चीज़ कोई बेकार नहीं होती, उसको मैं संजो के रखा था। दुनिया की सबसे बड़ी कंघी हमारे पास थी, अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी लौकी हमारे पास थी। अच्छा मतलब जो अजीब चीज़ होता था, तो जैसे दुकान जी का नाम दुकान जी अजीब है, हाँ। उसी तरह मैं अजीबो गरीब हरकत करता था। अच्छा और हमारे उस कमरे को में लोग देखने आते थे। जी लेकिन आज 2018 17-18 में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जी ने सभी किराएदार को बुलाकर ये कहा कि आप लोग कुछ दिन के लिए मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि मैं पुराना हो चुका, इसको तोड़ के बनवाऊंगा फिर दूंगा। जी तो बस उसी में ये मकान खाली हो गया है। जी लेकिन श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत जो यहाँ के यमुनापुरी जी ने, जी उन्होंने हमारी सामाजिकता, हमारी कला को देखते हुए उन्होंने कहा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए जी अंदर एक कमरा है, उस कमरे में अपना सामान रख, और तू भी संत की तरह इसलिए यहाँ पर चौकी में पड़ा रहा, जी जब बनेगा तो मैं तेरे को दूंगा। जी लेकिन वो संत थे, उन्होंने कह दिया। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय का किताब पूरी दुनिया में भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम, प्रयागराज का नाम जिसने रोशन किया, वहाँ की सरकार के ऊपर क्या इस पर ध्यान नहीं गया? क्योंकि कलाकार दुनिया में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे कलाकार पड़े हुए हैं जो कि दुनिया को हर मंचों के माध्यम से दुनिया में नाम करते हैं। आज जब उनसे मैं कहता हूँ कि नहीं, आप अपने कला में लगे रहिए, तो उनका एक जवाब होता है कि जब आपका नाम इतना हर बच्चा जानता है और आपकी स्थिति ये है, तो हम अपनी कला को आगे बढ़ा के क्या करेंगे? जब एक एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर, बस इसी तरह चलता रहता है। सर एक चीज़ और है, जैसे कि आपके पास ये सारे सामान रहे, सारे चीज़ इकट्ठा आपने करके रखा, इसके नाम से लिए आपका दुकान जी नाम पड़ गया। दुकान जी हमारा नाम पड़ गया। पिताजी हमारे आर्मी में थे, वो रिटायरमेंट हुए, तो यहाँ निराला चौक है चौराहे पर, अच्छा अच्छा वहाँ पर एक दुकान उन्होंने खोली थी, निराला पुस्तक भंडार, जिसमें साहित्य और जितने भी पत्रा उत्रा होते थे, माघ मेला को मेला, भजन वजन, जितनी प्रकार की किताबें होती थी साहित्यकारों की और उसकी, वो सब वहाँ बिकते थे। उनके साथ साथ थोड़ा मैं भी वहाँ पर बैठ के टाइम देता था। और उस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा था, तो मेरी आदत थी कुछ ऊट पटांग करने की। तो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जो भी पार्टी उस समय लोकदल रहते रहे, तो मैं क्या करता था, कार्टून बनाता था। अच्छा अब कार्टून बना के अपने दुकान के बाहर लगा देता था। लोग उसके पढ़ के हंसते थे। अच्छा उसके अंदर कुछ न कुछ मैं लिखता रहता रहा। अच्छा तो जैसे राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है, तो नीचे में अंतिम में मैं लिख देता था, राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक सामान जी, भगवान जी, शैतान जी, आदि आदि, ऐसे करके उसी को लोग पढ़ के हंसते भी थे। हाँ तो धीरे धीरे लोग, जब मैं सड़क पे निकले, कहे दुकान जी नमस्कार, कोई कहे सामान जी नमस्कार, अच्छा ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे चर्चित हो गया। अच्छा फिर उसके बाद मीडिया ने दुकान जी मकान जी हाँ कहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आज ये हो गया कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी के नाम से मैं विख्यात हो गया हूँ। और अभी आपको अचानक याद आ गया, 15 दिन या 20 दिन हुआ होगा, आसाम में कोई भिखारी आया था। वो सड़क पर चौराहे पर घूम रहा था और उसकी नज़र हमारी पड़ी चाय की दुकान पे, और एकदम उसके बगल से गुजरने पे गंध आता था। लेकिन उसके पास इतना बड़ा झोला था, यहाँ टांगे हुए था। आया, कहे गुरु पालागी। हमने कहा, तो मोहल्ले के और लोगों भी देख के सोचे कि एक पागल से दूसरा पागल टकराया। लेकिन उसने कहा, गुरु आप वही वाले हो क्या, मूछा वाले? हम कहा, कहन गुरु अभी हम आसाम गए रहे, कामाख्या देवी, वहाँ पर जौन चीज़ हम खावा, जौन चीज़ दुकान से खरीद के खावा, तो जौन जैसे वो बोल रहा उसी तरह बोल रहा है, वही कागजवा में जब खात रहे हम, तो देखा कागजवा में तुम्हारे फोटो रही है, और वो कागज हम रखे हैं। अच्छा है ना? तो हमें बड़ा वो लगा। फिर उसने ऐसे ही वो गंधा रहा था, लेकिन जब उसने अपना झोला
पलटना शुरू किया हाँ, तो और गंदा आ रहा था, अंदर भरा था। हाँ, लेकिन उसमें इतना बड़ा पेपर गुड़मुड़िया के ऐसे था, हाँ, किसी तरह खोल के देखा तो थोड़ा सा हमारा चेहरा और दिखा। मोमबत्ती दिखाई पड़ा। अच्छा, तो हमने कहा एक पागल के अंदर भी एक हम। काबिलियत है, हाँ, काबिलियत है। क्योंकि पहले मुझको लोग घर के लोग पागल कहते थे, पढ़ना लिखना नहीं है, मोहल्ले के लोग कहते थे। और मैं कुछ एक आदत थी कि स्वच्छता या कुछ पे मैं बहुत पहले से करता रहा, 30 या 35 बरस पहले से। और मोदी जी ने अब शुरू किया है। मोदी जी भी पहले करते होंगे मगर समाज के भीतर में टीवी के माध्यम से। तो मैं जब सड़क भी सफाई कर देता रहा, मैं नाली भी सफाई कर देता था। एक जब छोटा था तो मैं बहुत बड़े साहित्यकार थे श्री नारायण चतुर्वेदी, जी, वो बहुत नामी थे, वो लखनऊ में थे। मरने के पहले शायद उन्होंने कहा मेरा अस्थि हमारे दारागंज के पैतृक स्थान पे जाए, वहीं से गंगा में वो हो। तो हम लोग को मालूम नहीं था कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अच्छा, हम लोग सड़क पे खेल रहे थे, जब उनकी लाश आई, बस रुकी, तो उसमें से 2 एक लोग उतर के बोले, ए लड़के यहाँ आओ, थोड़ा सा पकड़वा के वहाँ जिनके घर तक ले चलो। तो वो सब चीज़ नहीं जानते थे, अब पता चल रहा है कि वो कौन थे। उनको घर तक ले गए, तो जब घर पे रखा, उनके गली के अंदर था। तो जब उनके घर को फिर जब गली में आया तो देखा गली बहुत गंदगी थी। तो हमने सोचा कि इतने नामी आदमी हैं तो बहुत लोग कल आएंगे, बड़े बड़े लोग। तो मैंने रात को वो गंदगी गंदी गली को, जो स्वीपर लोग सफाई करते हैं तो झाड़ू इधर उधर कोने में रख देते हैं, उस झाड़ू को लेके मैं उठा के रात को 11 साढ़े 11 12 बजा होगा, मैं गली को साफ कर गया। और साफ कर दिया तो ना आप देख रहे हैं, हम ना कहा कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन 3 या 4 दिन बाद एक पेपर में निकलता है कि एक नगर महापालिका होते हुए भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गली की सफाई की। तो हमने कहा ये कैसे पता चला। तो जब वो पेपर में निकल गया तो स्वच्छता के विषय में अंदर से एक जागृति आई कि कुछ ना कुछ तो है ही है। मैं स्वच्छता का तभी से करता रहा। और फिर उसमें भी मोहल्ले के लोग पागल कहें, सब कहें, मगर हमें कोई असर नहीं होता था। लेकिन एक दिन जब मोदी जी ने झाड़ू लगा के दिल्ली में शुरुआत किया, और दूसरे दिन जब मैंने टीवी में देखा तो मेरा, उनका तो 56 इंच का सीना था, जब मैंने दूसरे दिन उनको टीवी पे देखा तो मेरा 58 इंच का सीना हो गया। वो इसलिए हो गया कि जब उन्होंने झाड़ू उठा के सफाई किया, और यहाँ लोग मुझको पागल कहते थे, और जब 58 इंच का सीना हो गया, मेरे साथ कोई नहीं चलता था। आज मैं सफाई करने निकलता हूँ तो मेरे साथ 8-10 लोग तो स्वच्छता में लगे रहते हैं। तो एक ये हुआ, उससे लोगों के अंदर स्वच्छता की भावनाएं जागृत हुई। और यही इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति सिर्फ इतिहास पढ़ता है और एक पागल व्यक्ति इतिहास रचता है। तो सर के बातों को लेकर के कहा जाता बहुत अच्छी सूट करती है सर, जैसे कि आपको पहले पागल कहते थे और आपने इतिहास इस तरह से रचा कि आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आप विख्यात हो गए। थोड़ा सा रोक लीजिए उसको, वीडियो को। सर अगर हम आपसे बात करें तो आपने आज तक कितने ऐसे अवार्ड पा चुके हैं? जैसा बताया जाता है कि आपने गिनीज बुक में भी आपने नाम अच्छा दर्ज हुआ है। हाँ, अभी जब मैं स्वच्छता के उस पे हुआ था तो लोग जैसे पागल कहते थे, अब हमको लोग पागल नहीं कहते। अच्छा, अब दुकान जी अब कहते हैं। पागल नहीं कहते इसलिए क्योंकि मैं अब उनको पागल का अर्थ बताता हूँ कि पागल उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को पा के गल जाता है, उसी को पागल कहते हैं। कहते हैं। और आज मैं 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी समय मिलता है, खाली समय मिलता है, मैं गंगा के प्रति वहाँ पर जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। गंगा में माला फूल न डालें, हवन सामग्री न डालें, क्योंकि गंगा चिल्ला के कह रही हैं, अगर प्यारे भक्तों, अगर हमारे ऊपर इसी तरह प्रदूषण करते रहोगे तो मैं एक दिन धरती को छोड़ के चली जाऊँगा। और लोगों का ये कहना है कि गंगा में माला फूल हवन सामग्री डालने से गंगा प्रदूषण कैसे हो जाएंगी। लोग शुरू से डालते आते थे, वो बात सही है। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है, हर जगह नहर बन गई हैं, गंगा में पानी कम हो गया है। पहले गंगा में पानी यहाँ से इतना तक था गहरा, आज उसमें प्रदूषण के कारण और वो पानी इतना हो गया, नीचे से सतह लय बनने लगी है, मोटी हो गई, तो पानी उसमें कम हो गया। इसलिए खाली मना किया जा रहा है कि जो अभी धारा निर्मल बह रही है उसको और गंदगी न करके उस निर्मल धारा को बहने दीजिए, क्योंकि वही हमारे पूजा पाठ के
और हमारे माता पिता पुरखों को 2 बूंद अमृत जल प्रदान कर रही है। इसलिए मैं घूम घूम कर पूरे मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में, साल भर शहर में, चाहे वो स्वच्छता पे हो, गंगा पे हो, प्रदूषण पे हो, इस समय 2 साल से 20 मार्च को कोरोना लगा है और 22 या 24 मार्च से मैं आज तक बाहर ही हूँ। जबकि पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से, कि आप हमारे विश्व के धरोहर हैं, आप जिस तरह से लोगों की भीड़ में घुस के वो कर रहे हैं, ये शोभा नहीं कहीं कोरोना न पकड़ ले। लेकिन मैं अपने धुन पे लगा रहा, मैं लोगों की जितना भी सेवा भावना होता रहा, जो मेरे पास था वो तो था ही, लेकिन लोगों ने कि जो भी हमें कहते थे हमारा ये सहयोग कर दो, खाना पहुंचा दो, कपड़ा पहुंचा दो, मैं वो सब करता रहा। और कम से कम 2020 और 21 में 1,00,000 से 56,000 तक मैंने मास्क बांटा। 1,00,000 से 56,000। हाँ, वो मास्क ऐसे थे कि आपने मास्क बांटना शुरू किया, आपने मास्क बांटना शुरू किया, कुछ दिन बांटे होते, फिर हमको वो दे दिए कि दुकान जी आप सब जगह बांटते रहते हैं, तो दुकान जी को दे दिया जाता रहा। अभी जो कोरोना का तीसरी लहर है, इसमें भी मैं रोज़ संगम क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से फैल रहा है, प्रशासन, शासन, मुख्यमंत्री, यहाँ का जिलाधिकारी सब लगे हुए हैं कि इतने बड़े मेला को किसी भी तरह से कोरोना मुक्त रहे। इसलिए मैं दिन भर कोरोना का परिधान पहनकर लोगों को, संत महात्माओं को, कल्पवासियों को, तीर्थ यात्रियों को मीडिया के माध्यम से या अपने घूम घूम के स्लोगन के माध्यम से उनसे कहता हूँ कि प्रयाग की इस मेला में आना है तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, वैक्सीन लगाएं और मास्क अवश्य पहनें, ये ज़रूरी है। वैक्सीन में बहुत लोग नहीं लगवाए हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो ज़रूर लगवाएं। देखिए, वैक्सीन का एक खाली फ़ायदा ये है कि जो आदमी, बहुत लोग मर चुके थे, ये वैक्सीन एक ऐसी है कि तकलीफ अगर कहीं होती भी है तो वैक्सीन आपको जिंदा रख सकता है। इसलिए खाली वैक्सीन के लिए इस समय घूम घूम कर मैं सिर्फ इसी का प्रचार करता हूँ, जो आपको रोज़ मीडिया के माध्यम से और शहर में लोगों के माध्यम से, मैं नगर निगम का, भले नगर निगम से कोई हमें सहयोग नहीं मिल रहा, मगर मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सिविल डिफेंस में मैं सिविल डिफेंस का पोस्ट वार्डन हूँ, लेकिन सब जानते हैं सिविल डिफेंस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। यहाँ मेला प्राधिकरण है, जो माघ मेला लगता है पर साल, यहाँ के जो जिलाधिकारी भानुप्रताप गोस्वामी जी थे, उन्होंने मुझको यहाँ पर मेला प्राधिकरण का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अभी जो मेला का चल रहा उसमें मैं रोज़ कर रहा हूँ, यहाँ के भी हमारे मेलाधिकारी कि नहीं, इसके लिए कुछ न कुछ करना है। नगर निगम की हमारी महापौर हैं, वो एकदम लगी हुई हैं कि नहीं, जब ये इतना करता है तो इसके कुछ जीवन यापन के लिए हमें कुछ करना है। लेकिन अभी तक हमको, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, चाहे कैबिनेट मंत्री हों, सबसे हमें आश्वासन ही मिला। हाँ, और जो मेरा खर्चा है या कुछ भी है, शहर के कुछ ऐसे मानिंद लोग हैं जो कसम दिलाएं कि हमारा नाम नहीं आना चाहे। आप दुनिया में नाम कर रहे हैं तो हमारे प्रयाग का नाम हो रहा है, तो वो लोग का थोड़े सहयोग करते हैं। उस सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता चला आ रहा हूँ, जिसमें पूरा सहयोग हमारे मीडिया लोगों का भी है। अगर हम बात करें सर की, तो सर को 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो मुस्टैच नर्तकी के लिए। इसके बाद फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आया था 1994 में। फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नई दिल्ली से, यानी कि इसी तरह करके अगर सर की बात करें तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। लगभग कई ऐसे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, जो 66 रिकॉर्ड इन्होंने अब तक बना चुके हैं सर। और 66 रिकॉर्ड बनाने के बावजूद सर, अगर हम बात करें तो सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। सरकार का कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आश्वासन मिला है, क्योंकि जिस तरह से हमारा नाम है, मैं इलाहाबाद के हर मंचों पे रोज मीडिया में रहने की वजह से सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। इस समय जब मैं स्कूटर, मेरी एक ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूटर उसको कहा जाएगा, कम से कम कुंभ 2019 में उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सेल्फी खिंचवा चुके हैं। और ये स्कूटर जहाँ भी खड़ी होती है वो उस पर लोग कुछ न कुछ सेल्फी खींचते रहते हैं, वो शहर में घूमती रहती है। बस एक वो, अगर हम कहीं चले गए हैं स्कूटर खड़ी करके, तो कुछ लोगों को अगर इंतज़ार करना होता तो स्कूटर के बगल में खड़े होकर ये सोचते हैं कि दुकान जी की स्कूटर खड़ी है, इसका मतलब मड़ी यहाँ खड़ी है, नाग इधर ही उधर आसपास होगा। तो ये सब एक अच्छा लगता है। लेकिन
कलाकार की आज मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हमको स्वच्छता पे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा सेवक सम्मान भी दिया। ऐसे नगर निगम से सेवा सम्मान मिला। गंगा सेवक सम्मान के हिसाब से स्वच्छता सम्मान उम्मान बहुत कुछ मिल चुका है। लेकिन आज जो जीवन यापन करने के लिए है कि हमें ये लगे कि हमें महीने में कुछ मिल रहा है, वो हमारे पास नहीं है। और हमारे माता जी जब मर रही थी तो उन्होंने कहा बेटा शादी कर लें। हाँ तो कर दें, हम मर रहे हैं। हम कहा कुछ नहीं, जब तक हम गिनीज बुक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अब तुम चाहे मरो चाहे जियो। फिर आपको और शादी उसके नहीं? बाद मैंने यही किया। अब मीडिया भी है, लोग भी कहते हैं अब तो शादी कर लो। लेकिन जिसके महीने के आमदनी या का कोई ठिकाना नहीं है, आज है, आज 1000 है, कल 2000 है, परसों 3000 है, 6 महीना नहीं मिला तो हम उसको रख के कैसे खिलाएंगे। एक भी सपोर्ट होता थोड़ा सा तो एक ये रहता कि आधी हम खा लें आधी वो खा लें। लेकिन मैं इस समय आप समय देख रहे हैं, हमारे भाई हैं, भाभी, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हैं। मैं उनके साथ किसी तरह और पूरे शहर के सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रही अवार्ड की बात, तो अवार्ड तो बहुत मिले हैं और रोज़ कहीं ना कहीं मंचों पे सम्मान मिलता रहता है। हाँ, लेकिन बस एक यही थोड़ी सी है कि यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बस उनके कार्यकाल में उनसे बस एक निवेदन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, अगर है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, अगर उसने दुनिया में प्रयाग का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो उसको सर ढकने के लिए छत और उसके जीवन यापन के लिए थोड़ा सा रास्ता खोल दे। क्योंकि मैंने कसम खाया था कि हर काम करेंगे, घर और प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज ये हमने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रयागराज से भी मुझे घर से बेघर होना पड़ेगा। लेकिन लोगों के सपोर्ट से मैं किसी तरह चल रहा हूँ। इसलिए मैं मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जगह पहुंचना चाहिए कि थोड़ा चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं गंगा के किनारे रह के ही समाज सेवा करना चाहता हूं। अपना इतने साल का जीवन है, कुछ दिन का और जीवन है। बस एक शौक़ था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाता। लेकिन आज हमारे संग्रहालय को दीमक अपने पूरे चपेट में ले लिया। जितने मैंने सामान आपको बताया, बस सिर्फ मेरे पास मैं दुनिया की छोटी गीता और कुरान जो मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर रखे रहता हूँ। नहीं तो जिस कमरे में अखाड़े ने सामान हमारा रखा है, मैं उस कमरे में इसलिए नहीं जा रहा हूँ। एक दो बार गया तो देखा सब सील्ड। जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर इसको सील्ड से भरा जाए तो पूरा कमरा सील्ड से भर जाए। ये जो अभी आप देख रहे हैं सील्ड है, वहाँ रखी है, ये सब अभी की मिली हुई है ना। लेकिन एक से एक सील्ड जो है, जो दीमक की चपेट में आ रहे हैं, उसको इसलिए नहीं देख रहे हैं कि जब ख़त्म होना है तो हो जाए। शायद आशा लगाए और उम्मीद लगाए मैं शासन प्रशासन और सरकार से, बस इसी उम्मीद में जिंदा हूँ कि आज नहीं तो कल थोड़ा सा, बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 12x8 के जगह भी मिल जाएगी। अगर वो सिर्फ हमको थोड़ी सी जगह भी दे देगा तो मैं इलाहाबाद के लोगों से चंदा मांग के उस जगह पर एक अपने रहने का और एक छोटा सा कुलास संग्रहालय जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा था, वो पूरा हो जाएगा। सर, कभी आपने यहाँ के अधिकारियों को लिखित पत्र में लिखा था या नहीं? मैंने यहाँ के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, कमिश्नर, सब से लिख चुका हूँ। और अभी इस समय जो हमारे वर्तमान में जो संजय खत्री जी डीएम साहब हैं, एक दिन अचानक उनके पीए का फ़ोन आता है कि आपको जिलाधिकारी ने याद किया है। और तो मैं उन्होंने उनके पास गया, उनके ऑफिस में जब बैठा तो देखा वो टेबल पे हमारे ही कागज़ को पलट रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, कहे देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमने कहा सर पूरा जीवन यहीं व्यतीत है, हम चाहते हैं यहीं हमारे लिए कुछ हो जाता। तो उन्होंने कहा हम इसको देखते हैं, क्योंकि वो जो भेजी गई थी सबको स्पीड पोस्ट में, वही फाइल को वो पलट रहे थे। जो फाइल को हम आपको भी दिखाते हैं। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब मेला में कुछ भी हो, हमें एक थोड़ा सा ये रहे कि हमको 1 तारीख 2 तारीख को कुछ मिल जाए तो एक हम हमारा जीवन यापन का एक रहे कि हाँ हमको
कुछ एक मिला रोटी खाने के लिए जगह मिल रही है। एक कलाकार इतना गिर के ये सब बातें मीडिया के माध्यम से बता रहा है क्योंकि वो उसको अंदर भरा हुआ है। वो लोगों को सिर्फ हंसाता है, लेकिन उसके अंदर का दर्द कौन देखता है ये नहीं जानते। क्योंकि हम इसमें ये भी जानते हैं कि हमारा इतना नाम है कि सब लोग ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। उसमें भी मुझको प्रशंसा होती है कि चलो ना सही पैसा, लेकिन करोड़पति अरबपति बाहर के लोग तो मानते हैं। मानते हैं।